हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और डिस्कशन पेपर में। ये है GS1 का पेपर, यूपीएससी 2021 का। कल हमने ऐसे का पेपर डिस्कस किया था, आज हम GS1 का पेपर देखेंगे। बहुत ज़्यादा आंसर्स तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा हाल फिलहाल में, लेकिन हाँ अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। और मैं जैसे अपन डेली क्वेश्चंस जो डिस्कस करते थे ना कहीं उसी तर्ज पे पेपर भी आया है। डेली जो एक क्वेश्चन मैं मेंस में देता हूँ वो काफ़ी यूजफुल आपको दिखेगा, मैं आपको बताऊंगा भी। अभी तो ये GS1 है, GS2 GS3 में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ये चीज़, आई एम श्योर। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। तो जो लोग भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना कोशिश करिए कि कुछ कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश करिए। जिन्होंने मेंस दिया है वो अपना कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं किसी आंसर के रिगार्डिंग, और जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग देखते जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ में बैठे। तो पहला सवाल है, देखो, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखनी है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि यूपीएससी में वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं इन द सेंस वो आपको एक एक वर्ड पढ़ने पे मजबूर करता है, और अगर आपने कोई भी वर्ड मिस कर दिया तो आप गलत आंसर लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन था भक्ति लिटरेचर का इंपॉर्टेंस और किस तरीके से उसका इंडियन कल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको बताना था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भक्ति लिटरेचर की बात कर रहा है, ना कि भक्ति जो सेंट्स थे उनकी बात कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, जैसे भक्ति लिटरेचर में आपको एक तो कई किताबें, जैसे भक्ति मूवमेंट की जितनी किताबें थी, चाहे कबीर की किताब हो, चाहे नानक की किताब हो, चाहे वो मीराबाई का हो, चाहे वो रामदास का हो, चाहे वो नयन्नर्स का हो, चाहे वो शैवाइट्स, कोई भी किताब, अपार का जैसे किताब, आप फीमेल बुक्स के बारे में मेंशन कर सकते थे। अपार ने जो किताबें लिखी और किस तरीके से इंडियन कल्चर में फीमेल के रोल को भी उन्होंने ऊपर उठाया था, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करते, लेकिन ये लिटरेचर पर्सपेक्टिव से होने चाहिए था, है ना। तो आपको ये जैसे कई डिवोशनल पोएट्री लिखी गई नयन्नर्स द्वारा, जैसे थिरुमुराई का नाम आपने सुना होगा, जिसमें नयन्नर्स ने अपनी वो लिखी थी। इन सब के बारे में आप लिख सकते हो, जो कि एक पोएटिक काफी ज्यादा एक सोसाइटी में मैसेजेस को किस तरीके से सोसाइटी में कास्ट बेस्ड सिस्टम्स के अगेंस्ट उन्होंने लिखा था, है ना। साथ ही इसके साथ भक्ति में ही आप इसमें एक और डाइवर्सिटी के लिए सूफी भी ऐड कर सकते थे, सूफी भी आप ऐड कर सकते थे, क्योंकि जो सूफी मूवमेंट था एक्चुअली में दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट टाइम ओनली। तो सूफी मूवमेंट, चिश्ती और ये सब जो अलग अलग उस समय जो घराने थे, इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं, कनका एंड ऑल। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आंसर, आपका अच्छा आंसर आप लिख सकते थे। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो आई होप यू हैव रिटन दिस आंसर वेरी वेल, आपने अच्छा लिखा होगा जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है। दूसरा सवाल जो है आया है वो आया है रिगार्डिंग द यंग बंगाल एंड द ब्रह्मो समाज। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में लिखना था, है ना, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में लिखना था, यानी कि आपको ग्रोथ बतानी थी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की। तो आपको थोड़ा सा एक या दो पैराग्राफ का राइटअप इसमें होता कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स क्या 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 चीज़ है उसमें उस समय, चाहे विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम हो, चाहे चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम हो, चाहे एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सती सिस्टम की प्रॉब्लम हो, इन सब के ऊपर आपको 1 से 2 पैराग्राफ का राइटअप लिख सकते थे। उसके बाद आपको 2 मूवमेंट्स के बारे में लिखना था मेनली, जिसमें एक है ब्रह्मो समाज जो कि आपका सती से जुड़ जाता, और दूसरा आपका यंग बंगाल मूवमेंट हो जाता, जिसमें कि बंगाल में आपको पता होगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता का नाम आपने सुना होगा, जिसमें डेरोजियंस का नाम आपने सुना होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम आपने सुना होगा, जिसको हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीजें आपको उसके बारे में लिखनी थी कि किस तरीके से फ्री थिंकर्स थे और नई जो मॉडर्न थिंकिंग थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया किस तरीके से, है ना। और ये सारी चीजें आप लिख सकते थे इस आंसर में। दैट वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है असेस द मेन administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states। Indian princely states के integration के टाइम पे क्या administrative issues आए और क्या socio-cultural problems आई। तो जैसे administrative issues क्या क्या है, देखो ना, सबसे पहली बात तो जो numbers थे princely state के वो 565 थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा administrative challenge था, क्योंकि 565 इन स्टेट्स को इंटीग्रेट करके एक इंडियन एंटिटी में बनाना बहुत टफ काम था। सोशियो कल्चरल में जैसे आपको इसमें रिलीजन वाला एस्पेक्ट भी आता है, जैसे मुस्लिम्स का और हिंदूज का जो उस समय चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का फॉर्मेशन था, तो वो सोशियो कल्चरल में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में आ जाता है, जैसे नागालिम और नागा मूवमेंट चल रहा है, और ट्राइबल्स के जो इशूज चल रहे थे, ऑब्वियसली बात है वो भी सोशियो कल्चरल इशूज में ही रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। दिस वॉज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा डाइवर्स थिंकिंग की जरूरत रहेगी ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप में से किसी ने अटेम्प्ट किया है तो आई विल बी
ग्लैड टू हियर योर पॉइंट्स ऑल्सो कि आपने क्या पॉइंट इसमें ऐड किया है, या फिर जो लोग देख रहे हैं वीडियो अपने पॉइंट्स दीजिए कि क्या आप और लिख सकते हैं इसमें। अगला सवाल देखो, और करंट से ही रिलेटेड है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट में सतारा वाला जो रीजन था वहां पे लैंडस्लाइड हुई थी, और ऊपर हिमालयन रीजन में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कॉजेज हैं हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड के। तो हिमालयन रीजन का तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं अभी भी कन्वर्जेंस होता जा रहा है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके बीच में कन्वर्जेंस होता जा रहा है, तो इस कारण से भी ये एक्टिव प्लेट्स में आती है और इस कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। वहीं वेस्टर्न घाट्स में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये आर्टिकल था, एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल था जो कि 2021 जून में आया था, जिसमें ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में ही स्पेशली लिखा गया था। तो उसमें ये बताया था कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है दे आर द मेजर रीजन, सबसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, क्योंकि उन्होंने जो अब देखो वेस्टर्न घाट जब आप देखोगे तो उसका एक स्लोप है, उसके स्लोप को हैफाजर्डली कट किया गया है। द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैज बीन हैफाजर्डली कट एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई दिस वेस्टर्न घाट रीजन की जो टोपोग्राफी है वो काफी उसकी इंटीग्रिटी भंग हो चुकी है, और इस कारण से काफी ज्यादा जब रेनफॉल होता है तो सॉगी हो जाती है वहां की सॉइल, और फिर वहां पे लैंडस्लाइड कॉज करती है। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द रीजंस एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा सवाल आप देखिए, तो ये था कि गोंडवाना लैंड की कंट्री है इंडिया अभी अगर आप देखो, लेकिन इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है जीडीपी में। इसका क्या रीजन है? तो बहुत सारे रीजन है, जैसे कुछ मुझे अगर जो ध्यान में आ रहे हैं वो जैसे कि इंडिया में जो मिनरल क्वालिटी है, मिनरल क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। अगर आप देखें कोल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि आज ही मैं आपको न्यूज एनालिसिस में पढ़ा रहा था कि इंडिया में कार्बोनीफेरस टाइप का जो कार्बोनीफेरस वाला जो कोल था वो बहुत कम है। इंडिया में जो मेजर कोल है वो गोंडवाना रॉक्स का है, जो कि अभी बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा क्वालिटी की कमी रहती है, दैट इज वन रीजन। देन इसके बाद लैंड क्लियरेंसेस, ट्राइबल इशूज, इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस, ये सारे अलग अलग रीजन से जो एक्ट करते हैं। फाइनेंस की कमी है, जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं, इसलिए हम माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज में इतना ज्यादा नहीं कर पाते, काफी रिस्की हमारे यहाँ माइनिंग क्वेरिंग जॉब है। तो ये सारे इश्यूज आप लिख सकते थे इसमें। दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपने ये सारी चीजें लिखी होंगी, आपने इससे अच्छा लिखा होगा, क्योंकि आपने एग्जाम प्रेशर में लिखा होगा डेफिनेटली। आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन बेटर देन दिस, बट दिस इज व्हाट द फर्स्ट हैंड जो मुझे देखने में लग रहा है, मैं वो आपको चीजें बता रहा हूं। अगला जो है, जैसे यहाँ पे मेंशन द ग्लोबल अकरेंसेस ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 2 वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में आपको न्यूज एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है। जैसे माउंट सेमेरू मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो आई हैव टॉट यू अबाउट द माउंट सेमेरू, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इसमें। इसके अलावा नीरागोंगो का भी मैंने आपको बताया था, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आया था, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जान और माल का दोनों का नुकसान हुआ था। तो ये दोनों के मेंशन आप कर सकते हैं, क्योंकि 2021 की बात कर रहा है, 2020 की बात नहीं कर रहा है, 2019 की बात नहीं कर रहा है, 2021 की बात कर रहा है। तो माउंट नीरागोंगो जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आया था, और माउंट सेमेरू जो कि इंडोनेशिया में आया था, ये आप जरूर मेंशन कर सकते थे। ये 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, 150 वर्ड का, तो 2 अगर आप अकरेंस के बारे में मेंशन कर देंगे तो आई होप आपको आराम से 6 से 7 नंबर मिल जाते। तो दैट वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट एपिक क्वेश्चन जो कि मुझे लगा आज का। व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड सब कॉन्टिनेंट? इलैबोरेट योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है, क्योंकि आप वर्ड्स में किस तरीके से समराइज करेंगे, दैट इज अ बिग डील। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों माना जाता है? देखो, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट मानने का बहुत रीजन है, क्योंकि इंडिया बहुत ही इलैबोरेटेड है। इंडिया में हर तरीके का लैंडफॉर्म आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे कॉन्टिनेंट हो, चाहे डेक्कन पेनिनसुला हो, चाहे वो आपको चाहे ट्रैप टाइप की टोपोग्राफी हो, चाहे वो पेनिनसुलर पार्ट हो, लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ये सारी चीजें आपको क्वालिटीज इंडिया में मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हिमालयाज, जो हमारी टोपोग्राफी को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द नदर्न पार्ट। हिमालयाज का बहुत बड़ा रोल है इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट बनाने में। तो बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल एंटिटी तो है इंडिया, जोग्राफिकली काफी एक्सपेंडेड है, और सारे तरीके के लैंडफॉर्म्स इंडिया में पाए जाते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे कैनल्स हो, चाहे वो आप
प्लेट्यू रीजन देख लो तो हर कुछ पाया जाता है और काफी पुराना पार्ट है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। एशिया एक कॉन्टिनेंट है अगर, तो उसी का एक छोटा रूप आप इंडिया को मान सकते हो। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों इसको सब कॉन्टिनेंट मानते हैं। सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली आपका क्या लगता है आपको वो आप मेरे को बता सकते हैं। अगला सवाल 9th क्वेश्चन है, एग्जामाइन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। तो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम की यूनिकनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्वेश्चन दिखने में जितने सरल हैं, जब आप लिखने बैठोगे उतना ही ज़्यादा टफ हो जाता है। लिखते समय ये थोड़ा टफ रूप ले लेते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज आपको लिखनी थी, तो आपको कुछ एग्जांपल्स भी आप दे सकते थे। जैसे आप ट्राइबल नॉलेज, जैसे मेडिसिनल नॉलेज, जो मेडिसिनल हर्ब्स का नॉलेज है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसमें। उनके जो एग्रीकल्चर के सिस्टम्स होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइबल नॉलेज इज़ वेरी 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 मच डिफरेंट। एंड देखो वो अनरिटन फॉर्म में होता है। मतलब अगर आप देखो ट्राइबल नॉलेज का यूनिकनेस ये है कि बहुत ज्यादा रिटन नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए कि ट्राइबल नॉलेज जो है वो रिटन नहीं है, वो अनरिटन फॉर्म में है। जो नॉलेज जो मेन स्ट्रीम नॉलेज है अगर आप देखें तो वो रिटन फॉर्म में नॉलेज है। तो ये अलग से अपने आप में यूनिकनेस ही है ट्राइबल नॉलेज की, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और फिर बाकी उसका अगर आप देखोगे ट्राइबल नॉलेज आपको मिल जाएगा काफी ज्यादा। आपको चाहे वो जो माइनर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो है उनका यूसेज हो, चाहे वो आपने देखा हो कि किस तरीके से वो मेडिसिनल पर्पस पे करते हैं, है ना। और यूनिकनेस में मैंने आपको बताया, चूंकि ये इस तरीके से होता है, ये रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, ये अपने आप में अपनी कम्युनिटी में ही इसको ट्रेवल कराते हैं, है ना। काफ़ी इनफॉर्मल होता है। दैट इज़ अ वेरी मच यूनिक थिंग विद द ट्राइबल नॉलेज। ये भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें देखो, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल सही आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर आप लिखोगे तो वो गलत नहीं होंगे। दैट इज द थिंग विच आई वांटेड टू से। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, गिग इकोनॉमी का रोल क्या है, और मैंने बोला भी था आपसे कि गिग इकोनॉमी वुमेन को बहुत इंपावर करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि गिग इकोनॉमी किस तरीके से इंपावरमेंट ऑफ वुमेन करती है। तो बहुत आसान है। जैसे गिग इकोनॉमी, पहले तो आपको प्लेटफॉर्म बेस्ड लिखना था कि गिग इकोनॉमी होती क्या है, तो आप बताते कि भैया प्लेटफॉर्म बेस्ड होइए। अब ऐसे में आपको जैसे वुमेन का क्या बता सकते हो, जैसे कोविड के टाइम पे स्पेशली वुमेन ने घर में बैठ के अगर कुछ बनाया है तो उसको प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सेल कर सकते हैं। अमेजोन पे, ई कॉमर्स साइट्स पे वो सेल कर सकते थे। इसके अलावा टिफिन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कई वुमेन जो है अपना टिफिन सिस्टम ऐप्स के थ्रू चला रही हैं, ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहा है, ये है। और कई जगह डिलीवरी में आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा हट, इन सब में, डोमिनोज में काफ़ी हमने देखा है। ये सब प्लेटफॉर्म्स ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरह से काम करती हैं महिलाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्पावरमेंट में। और दूसरे अगर कुछ आपको पॉइंट्स पता हो तो प्लीज़ डू टेल मी, है ना, डू टेल मी दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अगला इसके अलावा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल, इसमें महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा, कई आपने देखा होगा कि पार्लर में कई लोगों ने, आपने उसका नाम सुना होगा, जो अर्बन क्लैप का नाम आपने सुना होगा। अर्बन क्लैप एक ऐप है जिसके थ्रू आप मतलब जो हाउस कॉल्स आप कर सकते हैं एज अ फीमेल, और आपको पास फीमेल ही आएगी। मतलब वीमेन विल कम एंड टेक केयर ऑफ योर थ्रेडिंग, टेक केयर ऑफ योर क्या क्या चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर, ये सारी चीज़ें करेगी वो, है ना। तो इस तरीके की चीजें काफी ये भी इंपावरमेंट का ही पार्ट है। ये सारी चीज आप मेंशन करते और इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर आप देते तो दैट वुड हैव बीन वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर और ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कि और ज्यादा कॉम्पैक्ट आंसर होता है वो। अगला सवाल देखो, टू व्हाट एक्सटेंट द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडरेट्स का रोल हम सब जानते हैं कि सबसे पहला जो रोल था, सबसे पहला जो बेस क्रिएट किया था वो मॉडरेट्स ने किया था, जिसमें आपके दादा भाई नौरोजी भी आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की बात की है, किस तरीके से, और ये बेस था, यही बेस था जिसने एक्चुअली में लोगों के सामने लेकर के आया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमको लूट रहे हैं, किस तरीके से वो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और सारा का सारा माल जो है वो अपना ले जा करके इंग्लैंड में और यहाँ के जो रिचेस हैं उसको फिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मॉडरेट्स ने ही फिल की थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हमने देखी, धीरे धीरे उन्होंने 1892 में बेस बनाया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का उन्होंने स्टार्ट करवाया, है ना। फिर ये सब हमने देखा। सो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मतलब कि जो
बेस था उसके बारे में लिखना था मेन, आपको और ज्यादा इसमें डिटेल नहीं देनी थी। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें अगर आप लिखते हो तो दैट वुड हैव बीन वेरी गुड। और इसमें कुछ नाम भी आपको लिखना था, जैसे फिरोज शाह मेहता का नाम आप लिख सकते थे, इसमें आप दादा भाई नौरोजी का नाम, गोपाल कृष्ण गोखले भी एक मॉडरेट में ही आते हैं, तो आप इन सबके नाम और इनके जो अलग अलग वर्क चल रहे थे, जैसे ये तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ ये अलग से जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाई गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसमें कुछ उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीजें अगर आप मेंशन करेंगे तो दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी गुड है। तो दैट इज द थिंग विच इज दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अगला सवाल देखो, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बहुत ही अगेन अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो। महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, ये किस तरीके से उन्होंने जो अलग अलग कांग्रेस के अंतर्गत जो उन्होंने काम किया, प्लस उन्होंने जो बाकी आउटसाइड सोसाइटल जो काम किए इस टाइम पे, उसके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जैसे कि आप उसमें हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का जो काम किया महात्मा गांधी ने, तो वो भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो मूवमेंट था उसको एक वो रूप दिया जिसमें यूनिटी वाला काम किया, महिलाओं को किस तरीके से लेकर के आए वो, है ना। तो दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे सारी सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट, जितने अलग अलग लोग थे, चाहे वो लॉयर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वुमेन हो, उस सबको पार्टिसिपेट करने पे मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी की कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में आप लिख सकते थे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर के जो चेंजेस हों, है ना, तो चाहे वो कांग्रेस के अंदर के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हो, चाहे वो सोसाइटी में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स को सामने साथ लेकर के आए, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो कि महात्मा गांधी ने की है, ठीक है ना। चाहे वो विलेज लेवल पे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हो, चाहे वो लेप्रेसी को लेकर के प्रोग्राम हो, चाहे वो हरिजन्स को लेकर के प्रोग्राम्स हो, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में एक डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज, सीरियस चैलेंज आ गया था, आपको उसके बारे में लिखना है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप सब जानते हैं दो वर्ल्ड वॉर यानी कि 1917 से लेकर के 1945 के बीच में, टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को लेकर के कहना चाहिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था जो जर्मनी ने क्रिएट किया था, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया के ऊपर उनका अटैक हो, चाहे वो जो राइनलैंड और डेंजिक वाला रीजन हो उसके ऊपर उनका अटैक हो, और जो नाजी अपीजमेंट चालू हो गया था, चाहे वो ब्रिटेन और फ्रांस ने जो नाजी अपीजमेंट चालू किया था, वो सब आप मेंशन कर सकते हो। फिर इटली का जो उस समय काफ़ी मसोलिनी के टाइम पीरियड में जो हुआ जो फासिज्म वाला एस्पेक्ट है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। जो आर्यन सुपीरियोरिटी की जो थ्योरी दी थी ये हिटलर ने, उसके बाद उसने जिस तरीके से जो ज्यूस थे उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे उनको छीन लिया वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का हनन मतलब इन सब राइट्स का हनन है ना, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट। अगला देखो, अगला है कि ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इंपैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली ये माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन है, और मैंने ये मैप आपको कराया भी है मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें अगर आप चाहते तो एल्प्स के बारे में लिख सकते थे, किस तरीके से वो जो टेम्परेचर है उसको नॉर्थ ऑफ द एल्प्स और साउथ ऑफ द एल्प्स में किस तरीके से कंट्रोल रखता है, चाहे वो हिमालयन सिस्टम हो जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, चाहे वो तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन वाला जो रीजन है, तिब्बतन हिल्स माउंटेन वाला जो रीजन है वो किस तरीके से रेनफॉल इन सब में मदद करता है, चाहे वो एंडीज की बात हो, चाहे साउथ अमेरिका में एंडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एंडीज अगर आप देखो तो बिल्कुल कोस्ट वाले रीजन पे ही, और किस तरीके से कोस्ट से आने वाली जो हवाएं हैं इन सबको मॉडरेट कंडीशन करता है। तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते थे, अगर आप चाहते तो इसमें मैप भी बना सकते थे, दैट वुड हैव बीन अगेन वेरी गुड, रीजनल मैप्स अगर आप बना देते तो बहुत अच्छा ये आंसर हो जाता। अगला सवाल थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ। तो ये पूछा था, आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ। थोड़ा ये ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट अगर यूपीएससी ने क्या सोच के पूछा है ये तो नहीं पता, कोई आर्टिकल से ही उन्होंने पूछा है, आप इसमें लिखते तो ज्यादा मेरे को लगता लिख सकते थे कि
किस तरीके से जो सी लेवल राइज के बारे में लिख सकते थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे आप लिख सकते थे कि हार्बर सिस्टम और जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आप लिख सकते थे इसमें, है ना, उनकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से चेंजेस होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं मानूंगा मैं इसको थोड़ा हायर साइड पे लिखूंगा कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। अगला सवाल देखो 16th क्वेश्चन अगर आप देखें तो दैट इज द थिंग दैट लास्ट क्वेश्चन में आप हैबिटेशन चेंजेस के बारे में लिख सकते हैं कि जो रहने का पैटर्न है, घरों का पैटर्न है, वो भी थोड़ा चेंज होगा, है ना, कि ग्लेशियर हिल्स वाले रीजन में ऑब्वियसली बात है कि जब चेंजेस आएंगे सी लेवल में तो आपको अपना हैबिटेशन पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अपर स्ट्रेटा ऑफ द ग्राउंड में आपको रहना पड़ेगा, आप लोअर स्ट्रेटा में जो घर है वो नहीं रहेंगे, तो आपको रहने के पैटर्न, हाउसेस पैटर्न, ये सब चेंज हो जाएंगे, तो ये ह्यूमंस के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ता है, आप लिख सकते थे। अगला सवाल देखो तो डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और क्लियरली यूपीएससी ने कह दिया कि मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स बताओ। तो मल्टी डायमेंशनल जब भी वर्ड आए ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप देखो कि कौन कौन से डायमेंशंस को टच करता है। तो देखो जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ऑयल रीजन्स हैं, वो पॉलिटिकल उनके पास लेवरेज रहती है, पॉलिटिकली वो इम्पैक्ट करते हैं। देन वो दूसरा आपके पास इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कार्टेलाइजेशन और कार्टेल सिस्टम बना सकते हैं। हमने ओपेक और ओपेक प्लस के केस में देखा था कि किस तरीके से वो प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं और दूसरी कंट्रीज के ऊपर उनका इंपैक्ट रहता है, ये भी आप मेंशन कर सकते थे। फिर ये एनर्जी सिक्योरिटी को इंपैक्ट करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी, उसको इंपैक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। दैट वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड आंसर कुड हैव बीन रिटन फॉर दिस, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जैसे अगर आप चाहते तो एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप बना सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि चाहे वो बैरेंट सी वाला रीजन हो, चाहे वो ऊपर रशिया वाला रीजन हो, येंजी खतंगा वाला रीजन हो, चाहे वो नाइजीरिया अफ्रीका वाला रीजन हो, है ना, ये सब कुछ रीजन्स है, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन हो, ये सब ऑयल रिच रीजन्स है। और वेनेजुएला की जैसे आप इकोनॉमी का जिक्र कर सकते हैं, वेनेजुएला तो पूरा ऑयल इकोनॉमी है ना, हमने देखा है कि किस तरीके से ऑयल के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है। तो ये सब चीजें आप मेंशन करते तो थोड़ा मजा भी आता, आंसर में आपका इंपैक्ट ज्यादा रहता है। अगला सवाल देखो, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो आईटी इंडस्ट्रीज के आने से जो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा है उसका, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट तो आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली बात है एसईजेड का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आईटी बूम हुआ इंडिया में, आउटसोर्सिंग, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये सारे जो डेवलपमेंट है इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं, ये सब इकोनॉमिक इंपैक्ट में आएगा। सोशल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा, जैसे फैमिली का पैटर्न चेंज होना, जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो चेंज होकर के अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम काफी ज्यादा बनता जा रहा है। इसके अलावा जो एनोनिमिटी काफी ज्यादा आ गई है, जो एनोनिमिटी के कारण डिप्रेशन काफी ज्यादा आ गया है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये सब सिस्टम, तो ये भी सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट में आता है। एक और बहुत अच्छा सोशल इंपैक्ट है, जो डेमोग्राफिक जो वो था वो चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो माइग्रेशन होता है, चाहे आईटी के कारण ही हो, तो ज्यादातर मेल डोमिनेंट है, ज्यादातर मेल माइग्रेशन होता है। तो ऐसे में जिस जगह से मेल जाएंगे ऑब्वियसली बात है वहां पे फीमेल के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, और जिस जगह पर मेल जाएंगे वहां पर मेल के नंबर ज्यादा हो जाएंगे। मतलब कि जो स्क्यूड आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलता है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के माइग्रेशन से ही डिपेंडेंट है, जो कि पुश पुल फैक्टर के ऊपर है। और ये एक अपने आप में पुश पुल फैक्टर है आईटी का बूम, है ना। लोग जाते हैं पुणे वाले रीजन में, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां पे जॉब मिल जाएगा। लोग जाते हैं बैंगलोर क्योंकि उनको लगता है वहां पे आईटी में जॉब मिल जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि बैंगलोर में पत्थर फेंको तो कुत्ते को नहीं लगेगा, लेकिन एक इंजीनियर को लग जाएगा, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। तो ये एक्चुअली दिस इज द थिंग विच इज देयर, वहां पे इतने लोग हैं, डोंट टेक इट पर्सनली, कोई अपने ऊपर पर्सनली ना ले। और ये मतलब दैट इज अ मेजर सेइंग इन इंडिया, ये कहा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सम मेनी ईयर्स अगो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री ओनली, एक आध पत्थर मुझे भी लगे थे, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड दिस। अगला जो है आप देखें, अगला सवाल है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। अब यहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेशन की बात की गई है। देखो जो मेरी समझ है पॉपुलेशन एजुकेशन की वो सिंपल सी ये है कि पॉपुलेशन के प्रति लोगों को शिक्षित करना, मतलब कि फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना कि भैया आपकी फैमिली की क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके सोसाइटी में क्या होना चाहिए, आपकी कंट्री की क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होना चाहिए। मतलब कि आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का नाम सुना होगा ना, कि जिस तरीके से जैसे जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ता है, बर्थ रेट थोड़ा डिक्रीज होता है, डेथ रेट ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होता है, दोनों धीरे धीरे डिक्रीज होते रहते हैं और एक स्टेबिलिटी आती है पॉपुलेशन में।
जो पॉपुलेशन बॉम्बार्डिज्म और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फिर नहीं देखने को मिलती है। तो वही शिक्षा पॉपुलेशन एजुकेशन कहलाती है। और किस तरीके से ये अचीव की जा सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन में इसको इंक्लूड करो, अवेयरनेस कैंपेन्स करो, है ना, एडल्ट एजुकेशन करो, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू एजुकेट करो, विमेन को, महिलाओं को बताओ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में लोगों को बताओ, मिसिंग गर्ल का कंसेप्ट बताओ, लोगों को बताओ कि भैया गर्ल्स एंड बॉयज में कोई अंतर नहीं है। मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट आपने सुना होगा, इकोनॉमिक सर्वे में आया था ये, कि क्या होता है कि लोग 4-5 लड़कियां पैदा करते हैं, उसके बाद एक लड़का होता है उनको। तो लड़के की उम्मीद में जब वो 4 लड़कियां पैदा करते हैं, तो ये 4 लड़कियों की वो मानते हैं कि ये 4 लड़कियों की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको जरूरत थी कि लड़के की, तो उन्होंने 4 लड़कियां एक्स्ट्रा पैदा की। और ये जो 4 लड़कियां आती हैं ये कहलाती हैं मिसिंग गर्ल्स कहलाती हैं। मतलब ये वो लड़कियां हैं जिनकी जरूरत उनको नहीं थी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ बॉय चाइल्ड दे केप्ट ऑन रिप्रोड्यूसिंग दीज एंड ऑल। तो ये इसलिए ये सारे कंसेप्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बीन अफेक्टिंग द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप लिख देते कि क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, वर्चुअल होती है, इस तरीके से होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, ठीक है ना, और सब ये सब मेंशन कर देते हैं आप, है ना। और फिर इसके बाद ग्लोबल सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। ऑब्वियसली आता है ग्लोबल सोसाइटी में एक तरह मतलब लोगों को ये एक तरीके से आप देखो तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम नहीं है, मतलब कि ये रेगुलेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमी को तो करेगा, लेकिन क्वेश्चन ग्लोबल सोसाइटी का है। तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में मैंने रखा है इसको, क्योंकि जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है उतना आसान क्वेश्चन है नहीं है। अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है इसको, ग्लोबल सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। आप में से अगर कोई कुछ पॉइंट्स देना चाहता है अपनी तरफ से तो प्लीज जरूर दीजिएगा, दैट वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। लास्ट सवाल है, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, पॉजिटिव्स मेंशन कर सकते हो, निगेटिव्स मेंशन कर सकते हो, सोशल ट्रेडिशनल वैल्यूज को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आज भी अगर देखो तो इंडिया समहाउ इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, आज भी इंडिया में मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये भी एक तरह से ट्रेडिशनल वैल्यू है जो कि आज भी मेंटेन्ड है, और इसको भी आज भी जो लोग हैं वो बाय गिविंग एम्फेसिस ऑन द मेल चाइल्ड इसको मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट ले सकते हैं, जो पॉजिटिव हमारे ट्रेडिशन का है, कल्चर का है, उसको पेरेंटिंग के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, एक दूसरे को बताते हैं भैया बड़ों के पैर छू, दैट इज अ गुड ट्रेडिशनल वैल्यू इन इंडिया, एंड वो भी आज पेरेंटिंग के माध्यम से लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आप इसमें मेंशन कर सकते थे, है ना। कहीं पे भी सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पूछ रहा है, कहीं पे कुछ, तो आप हर जगह पॉजिटिव एंड निगेटिव मेंशन कर सकते हो। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ पेपर 1। पेपर 2 आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट आई होप यू एंजॉयड दिस पेपर। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।